नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट वुमेन्स स्टडीज़ एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जुलाई 2018 का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चूंकि प्रत्येक जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि नेट का जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होता है। तो जो पेपर 2 होता है, जो हमारा मेन पेपर, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग 25-25 करके जो है 4 हिस्सों में बांट करके जो है 4 वीडियो में इसको बनाएंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो। हु among the following feminist referred women's studies as the academic arm of women's movement, a potent instrument playing a deliberate and active role in battle for people's mind and autonomy, continues to be the battle cry of both। यह जो है पूछ रहा है कि पहली कौन एकेडमिशियन हुई है, इंडियन एकेडमिशियन, जिन्होंने वुमेंस स्टडीज़ पे काम किया, वुमेंस मूवमेंट को लेकर के ये स्टेटमेंट जारी किया है कि यह जो है एक पोटेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक मतलब नपुंसक प्रयोग है, या फिर प्लेइंग ए डेलिब्रेट एंड एक्टिव रोल इन बैटल ऑफ पीपल्स माइंड। और यह जो है एक वुमेंस मूवमेंट जो है, यह एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है लोगों के दिमाग में, जो फेमिनिज़म को लेकर के जो लड़ाई चल रही है उसके साथ, और साथ ही साथ जो है यह एक ऑटोनॉमी के लिए की गई लड़ाई है। तो ये जो पहली बार इंडिया में जो बातचीत की है उन्होंने, उनका नाम है वीना मजुमदार। तो वीना मजुमदार जो है वो लेफ्टिस्ट थी, लेफ्ट विंग की एक्टिविस्ट रही हैं, और ये पहली जो है इंडियन एकेडमिशियन है जिन्होंने इन मुद्दों पे अपनी बातचीत रखी है। तो इनके बारे में एक स्टेटमेंट ये भी इस तरह से आ सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट, या फिर हु कंसिडर्ड द फर्स्ट वुमेन एकेडमिशियन इन इंडिया टू कनेक्ट वुमेन्स एक्टिविज्म टू डिटेल्ड स्कॉलरी रिसर्च। यानी कि इसमें यदि इस तरह का सवाल आए तो उसमें वीना मजुमदार को ही हम लोग टिक करेंगे। उसके अलावा उमा चक्रवर्ती ने भी जो है वुमेंस मूवमेंट पे काम किया है, फेमिनिज्म पे काम किया है। नीरजा देसाई ने भी काम किया है, नीरा देसाई ने, और मैत्रेयी कृष्णा राज ने भी काम किया है। लेकिन इसका आंसर जो है वह वीना मजुमदार होगा। अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स विथ रिगार्ड्स टू वुमेन्स स्टडीज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले आपको इन सब का डेट जानना होगा, तभी आप फिर जो है इसको सही सही आप बना पाएंगे। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स स्टडीज़। यदि हम लोग इसकी बात करें तो यह लगभग जो है 1982 में पहली बार इसको बनाया गया था, 1982 में। और ये किस लिए बनाया गया था, इसका जो गोल था वो मूल तौर पे वुमेंस मूवमेंट, वुमेंस स्टडीज और जेंडर इक्वालिटी के क्वेश्चन एंड सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर एंड पैट्रियार्की के जो क्वेश्चंस हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उसके खिलाफ लिखने के लिए, या फिर उसके खिलाफ काम करने के लिए। जेंडर इक्वालिटी के मतलब अगेंस्ट काम करने के लिए नहीं, मतलब उन तमाम सारे क्वेश्चंस पे, जेंडर इक्वालिटी के क्वेश्चन पे बातचीत करने के लिए। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स स्टडीज़ की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह 1981 में की गई है, 1981 आप हिंदी में कहेंगे। इसका जो प्राइमरी एम था वह यह था कि रिव्यू द इंडियन वुमेन्स स्टेटस एंड प्रिपेयर एन एक्शन प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स स्टडीज़ विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी यह जो 1981 में बनाया गया, यह 1986 के लिए, यानी कि 5 साल, अगले 5 साल के अंदर क्या करने वाले हैं वुमेंस मूवमेंट को लेकर के, या फिर जो वुमेन का स्टेटस है उसके स्टेटस को सुधारने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है। तो ये पंचवर्षीय योजना टाइप से था। 1981 में यह पहली बार किया गया था। पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट की यदि बात करें तो यह 1974-75 में जो है, 1974 मान करके चले, 74 में या 75 मतलब डैश देकर पब्लिश हुआ है। इस रिपोर्ट में जो है वुमेन के स्टेटस के बारे में बात की गई है कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया क्या था, और उनका जो सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स है उसको भी इसमें हाईलाइट किया गया है, और वुमेन्स मूवमेंट को भी इसमें हाईलाइट किया गया है। तो
टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट को याद रखना है 1974, चूँकि ये बहुत बार पूछा जाता है। अब जब भी वुमेन्स स्टडीज से नेट का एग्ज़ाम देंगे तो ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। सेकेंड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में लाई गई है। पहली लाई गई थी 1968 में, हम लोग जानते हैं, और दूसरी लाई गई 1986 में, 1986 में। और तीसरा अभी आप लोग देखे होंगे 2017 में कमेटी बनी थी, कस्तूरी रंगन कमेटी, और फिर बाद में रिपोर्ट आई जिसके आधार पे 2020 जो लाया गया है। तो इसमें यदि हम लोग मिलाना चाहें तो आप इसमें अपडेट चूँकि आ गया है तो आप खुद से इसमें मिला भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इसका आंसर जो होगा कायदे से बी होना चाहिए। तीसरे नंबर पे यदि बात करें, व्हाट इज़ द कॉमन फोकस ऑफ मोस्ट फेमिनिस्ट थेरेपीज टुडे, तो फेमिनिस्ट थेरेपी के बारे में यदि बात करें कि दरअसल ये है क्या, तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट थेरेपी इज एन इंटीग्रेटिव अप्रोच टू साइकोथेरेपी दैट फोकसेज ऑन द जेंडर एंड पार्टिकुलर चैलेंजेस एंड स्ट्रेस फेस्ड बाय वुमेन्स बिकॉज ऑफ existing biasness, stereotyping, oppression and discrimination and other associated with women's mental health। तो अभी के दौर में जो है जितने भी फेमिनिस्ट थेरेपीज़ हैं उनका जो मूल काम है वह सीकिंग बैलेंस कर रहे हैं, सीकिंग बैलेंस इन द अनइक्वल पावर रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड मेन। तो इसका जो तीसरा का आंसर होगा वो कायदे से डी होना चाहिए। सवाल नंबर 4 पे आए, कंजर्वेटिव्स से दैट बायोलॉजी इज डेस्टिनी। बायोलॉजी इज डेस्टिनी जो है ये सिगमंड फ्राइड ने लिखा था। तो कह रहा है कि कंजर्वेटिव्स जो हैं वो कहते हैं कि बायोलॉजी जो है आपके शरीर की जो संरचना है वही आपका तकदीर है, वही मतलब सब कुछ है, डेस्टिनी है, वही गोल है। देन व्हाट डिड दे मीन एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यदि इसके ऊपर हम लोग बातचीत करें तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि एक सवाल यह भी आता है कि बायोलॉजी इज डेस्टिनी, यह जो लिखा है यह लिखने वाले व्यक्ति हैं अपने दौर के बहुत चर्चित साइकोलॉजिस्ट भी हैं और फिलोसोफर भी लोग कहते हैं। आप किसी भी नाम से किसी भी पद से बुला सकते हैं। सिगमंड फ्राइड बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हुए, तो उन्होंने ही लिखा है और वो कहते हैं कि a woman must present herself and the influence of female biology. A woman who resists femininity, temperament, status and role is thought to quote neurosis and for femininity is her fate as anatomy is destiny। तो ये जो आर्गूमेंट है यह सिगमंड फ्राइड का आर्गूमेंट है और बायोलॉजी इज डेस्टिनी उनकी ही लिखी हुई किताब है। तो इसमें से यदि हम लोग बात करें कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला क्या है, पीपल आर बॉर्न विथ हार्मोन्स, एनाटोमी एंड क्रोमोजोम्स ऑफ आदर मेल और फीमेल। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बात कही गई है। फीमेल्स आर डिस्टाइंड टू हैव ए मच मोर बर्डनसम रिप्रोडक्टिव रोल देन आर मेल्स। तो ये बात भी फ्राइड ने इस किताब में कही है। मेल्स विल द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एग्जिबिट मैस्कुलिन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स whereas females will other things being equal exhibit feminine psychological traits। तो ये बात भी सिगमंड फ्राइड ने जो है ये बायोलॉजी इज डेस्टिनी में कही है। सोसाइटी शुड प्रिजर्व दिस नेचुरल ऑर्डर मेकिंग सो दैट इट्स मेन रिमेन मैनली एंड इट्स वुमेन वुमेनली। ये बात भी जो है इसमें कही गई है बायोलॉजी इज डेस्टिनी में। तो इसका आंसर जो होगा वो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और इसका आंसर डी भी होना चाहिए। यानी इसका आंसर चारों होगा, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यदि 5वें नंबर पे बात करें तो सवाल नंबर 5 कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अर्ली फेमिनिस्ट अप्रोचेस टू डेवलपमेंट हैव बीन क्रिटिसाइज। तो शुरुआती दौर में जो फेमिनिस्ट अप्रोच किए गए, जो जानते हैं कि वुमेंस मूवमेंट के कई सारे वेव चले, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और फिर अभी का भी जो कॉन्टेम्प्रेरी वेव भी उसको भी हम लोग कोरिलेट करके देख सकते हैं फोर्थ वेव में। तो देखिए इसमें यह पूछा जा रहा है कि अर्ली जो फेमिनिस्ट अप्रोच हुए हैं और उन्होंने डेवलपमेंट को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है। क्या कहते हैं, ओनली लुकिंग एट वुमेन, नॉट एंगेजिंग विद डेवलपमेंट एजेंसीज, हैविंग अनरियलिस्टिक एम्स, इग्नोरिंग वुमेन्स रोल इन द प्रोडक्शन।
तो उनका जो इसको लेकर के आर्गुमेंट है वो कहते हैं कि अर्ली फेमिनिस्ट जो भी अप्रोचेज किए गए हैं उनको इस वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने जो है ओनली वुमेन इश्यूज के ऊपर फोकस किया है, ओनली वुमेन इश्यूज विदाउट इंगेजिंग एनी डेवलपमेंट एजेंसीज। तो ओनली लुकिंग एट वुमेन, ये पॉइंट तो होना ही चाहिए 100%। और दूसरा ये भी होना चाहिए नॉट इंगेजिंग विद डेवलपमेंट एजेंसीज, जैसे कि वुमेन मतलब वुमेन का रोल इग्नोर किया गया है प्रोडक्शन में, तो इग्नोरिंग वुमेन्स रोल इन प्रोडक्शन ये भी है। एंड हैविंग अनरियलिस्टिक एम्स, अब चूंकि हैविंग अनरियलिस्टिक एम्स नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यह जो है इस पॉइंट को लेकर के क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है अर्ली फेमिनिस्टों को। तो ये 3 पॉइंट जहाँ जहाँ होगा उससे वही आंसर होना चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से ए, बी और डी, इसको जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठे नंबर पे यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ फेमिनिस्ट रिसर्च। फेमिनिस्ट रिसर्च के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या गोल हो सकते हैं। तो यदि फेमिनिस्ट रिसर्च के बारे में बात करें तो एक तो है कि भैया एक्सपोजिंग पैट्रियार्कल टूल्स ऑफ सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द फैमिली, एक चीज़ तो है ही। चूँकि फेमिनिज्म मतलब पैट्रियार्कल वैल्यूज़ के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई तो एक है ही, इसके कई सारे आयाम हैं, लेकिन एक तो मूल बात तो यह है। तो टू एक्सपोज द पैट्रियार्कल टूल्स ऑफ सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस ऑफ द फैमिली, ऑब्वियसली ये पॉइंट तो 110% ये तो होगा ही। टू इंक्वायर इनटू द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट बोथ मेन एंड वुमेन, यदि ये हम लोग बात करें तो यह पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसी के वजह से जो है क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि मेन और वुमेन दोनों की बात नहीं, सिर्फ वुमेन वाली बात है। तो इसीलिए जो है मेन वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये शब्द, इस वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरे नंबर पे टू ब्रिंग वुमेन टू द सेंट्रल पोजीशन फ्रॉम द इनविजिबिलिटी, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल मेन उद्देश्य है। टू प्रोवाइड डेटा ऑन मोस्ट ऑफ द सेंसिटिव प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन्स इशूज़, बिल्कुल ये भी इसका सही आंसर होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ए भी सही होगा, सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर देखिए, विच आर द लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मेथड फॉर वुमेन्स स्टडीज़, यानी साइंटिफिक रिसर्च मेथड जो है उसका क्या लिमिटेशन है वुमेन्स स्टडीज़ में। पहला, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फेनोमेनन, डायनेमिक नेचर ऑफ सोशल फेनोमेनन, या फिर द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, या फिर कल्चरल रिलेटिविज्म। यदि इसमें हम लोग बात करें ऑर्डर में या फिर क्या ये लिमिटेशंस की बात कर रहा है, तो इसमें तो ये तो सारे पॉइंट ऑलमोस्ट जो है ये लिमिटेशन से ही जुड़े हुए हैं। जैसे पहले नंबर पे बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनेमिक्स नेचर तो है ही बिल्कुल, और वो साइंटिफिक रिसर्च मेथड है और वो लिमिट भी करता है। तो ये पहला तो 100% है। दूसरा नंबर का भी जो डायनेमिक नेचर, चूँकि ये दोनों कोरिलेटेड है तो ये दोनों तो एक साथ होगा ही लिमिटेशन में। तीसरा, द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्रेडिक्ट करने का जो है कैपेसिटी वो लिमिटेड होगा, चूँकि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करेंगे तो फिर प्रेडिक्ट का मतलब संभावना नहीं है। और कल्चरल रिलेटिविज्म ये तो इसमें इसका पार्ट होगा ही, लिमिटेशंस का पार्ट। तो ये जो है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, मतलब ये इसका सही आंसर है मेरे ख्याल से। क्या यही इसका सही आंसर होगा। 8वें नंबर पे बात करें, असर्शन एंड रीजन का सवाल है। इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउजेज द मार्जिनलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ वुमेन्स लेबर। करा पैट्रियार्कल सोसाइटी में जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं उसी की वजह से जो है मार्जिनलाइजेशन होता है और डिवैल्यूएशन होता है वुमेन्स लेबर का। तो यह पॉइंट जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी द नेचर ऑफ हाउस वर्क एंड वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग इट आउट आर अनचेंजेबल। नहीं, ये तो चेंजेबल है, ये तो इसीलिए तो मूवमेंट किया गया, इसलिए तो लड़ाई की गई। तो ये पॉइंट भी जो है यह सही नहीं है। तो असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। तो इसका जो है आंसर होगा वो बोथ ए एंड आर रॉन्ग, यानी कि जो है असर्शन भी गलत है और इसका जो रीजनिंग है, इसका जो रीजन है पीछे का, वह भी गलत है। यदि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर
रॉन्ग विथ रिगार्ड टू वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, यानी वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ जो है इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है। दे फोकस ऑन द गोल्स ऑफ इक्वल राइट्स अंडर द लॉज, यानी कह रहा है कि ये लोग फोकस करते थे कि अपने उद्देश्य पे, मतलब इक्वल राइट्स उनका उद्देश्य था और कानून के अंदर, ठीक है, इक्वल राइट्स उनका उद्देश्य था। तो ये पॉइंट तो यार बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली इक्वल राइट्स के लिए लड़ी ही गई है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये सही स्टेटमेंट है। दे फोकस ऑन इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, करियर्स एंड पॉलिटिकल पावर, क्या ये बात सही है? तो ये बात भी जो है सही ही होगा, ठीक है। ऑब्वियसली यार एजुकेशन भी चाहिए, करियर भी चाहिए एंड पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। दे चैलेंज द कल्चरल पैटर्न्स ऑफ मेल डोमिनेंस इन द फैमिली एंड पर्सनल लाइफ, ऑब्वियसली। दे चैलेंज अगेंस्ट लेवलीहुड एंड पॉवर्टी ऑफ वुमेन, ऑब्वियसली ये भी सवाल उसका बहुत जेन्युइन सवाल है और ये तो था ही, उसका हिस्सा था। तो ABCD इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है चारों ऑप्शन जो है सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन द फेमिनिस्ट कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया। फेमिनिस्ट कॉन्टेक्स्ट में यदि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करें इंडिया में तो कौन सा सही है? माइनॉरिटी, कास्ट एंड दलित इशूज़, क्या यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है? रेस और इथनिसिटी का भी प्रयोग होता है। जेंडर, रेस, कास्ट, क्लास, माइनॉरिटीज़, इन सब का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में प्रयोग होता है, या जेंडर, रेस, कास्ट एंड माइनॉरिटीज़ इन सब का प्रयोग होता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो जेंडर का भी प्रयोग होता है, माइनॉरिटी का प्रयोग भी होगा, कास्ट का भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है, दलित इशूज़ का भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है, रेस का भी होता है, इथनिसिटी का भी होता है। तो इसमें इथनिसिटी का तो आपको मेरे ख्याल से देखने को अभी न के बराबर मिलेगा, लेकिन यदि हम लोग कास्ट की बात करें, जेंडर की बात करें, रेस की बात करें, है ना, ब्लैक फेमिनिज्म भी आप पढ़े होंगे, तो रेस को लेकर के भी है, कास्ट को लेकर के भी है, दलित फेमिनिज्म भी है, क्लास को लेकर के भी है, उसके अलावा माइनॉरिटीज़ का भी। तो यानी इसमें जो है चारों पांचों जिसमें शामिल है, आप उसको सही आंसर कीजिए। 10 का ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। धूमधाम से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यदि 11 नंबर पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन बी बेटर स्टडीड बाय द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा ऐसी समस्याएं हैं जिसको जो है क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू, यानी डेटा हम इकट्ठा कर लेंगे और क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू जो है इसको अच्छा किया जा सकता था, अच्छा इसका सॉल्यूशन दिया जा सकता था। तो 11 का जो है उसमें आप ऑप्शन देखिएगा तो पहले नंबर पे है द फर्टिलिटी रेट इन द कंट्री। तो क्या ये क्वालिटेटिव मेथड से ये कंप्लीट हो पाएगा? मेरे ख्याल से तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्टिलिटी रेट की बात करें तो उनके लिए क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, आप क्वालिटेटिव से काम नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। रिसर्च मेथोडोलॉजी का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। व्यूज़ ऑफ मेन एंड वुमेन ऑन स्ट्रेन इन हस्बैंड वाइफ रिलेशन इन जॉइंट फैमिलीज़। तो ये कैसे आप करोगे यार? ये तो व्यू की बात जब हो रही तो व्यू का मतलब ओपिनियन, और जैसी ओपिनियन होगा, बातचीत वाली बात आएगी तो वो क्वालिटेटिव में चला जाएगा, मतलब तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं ठीक है, ये तो सही है, फिर इसमें गलती नहीं है, आई एम सॉरी। देखो, व्यूज़ ऑफ मेन एंड वुमेन ऑन अ स्ट्रेन इन हस्बैंड वाइफ रिलेशन जॉइंट फैमिलीज, तो ठीक है, हम क्वांटिटेटिव समझ लिए थे, चूँकि क्वालिटेटिव ये पूछ ही रहा है तो क्वालिटेटिव मेथड का प्रयोग करके इसका तो स्टडी किया ही जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। चिल्ड्रेंस एक्सपीरियंसेस विथ टीचर्स इन स्कूल, ऑब्वियसली इसको भी किया जा सकता है। एक्सपीरियंस को आप कैसे डेटा में कैसे शामिल कर सकते हो? क्वांटिटेटिव डेटा में, तो क्वालिटेटिव ही रहेगा। और वुमेन्स लेबर एंड फोर्स पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये जब तक आप काउंट नहीं करोगे, डेटा नहीं निकालोगे क्वांटिटेटिव, तब तक आप इसमें ओपिनियन नहीं बना सकते हैं। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन्स का जो वुमेन लेबर हैं उनका कितना पार्टिसिपेशन है, ये परसेंटेज निकालने के लिए आपको जो है क्वांटिटेटिव डेटा का ही प्रयोग करना होगा। तो B और C जो है वो क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा का प्रयोग करके जो है स्टडी किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है D सही होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स रिवील्स दैट द वाइट हेट्रोसेक्सुअल मिडिल क्लास वुमेन वेर discontented and unhappy despite living the ideal female life but were unable to identify the problem that has no name। तो ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट लिखा है बेटी फ्राइडन ने। ठीक है, ये बेटी फ्राइडन ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है फेमिनिस्ट मिस्टिक। आप यहाँ पे देख भी रहे हो, द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। तो फेमिनिन मिस्टिक जो किताब लिखी बेटी फ्राइडे ने, उसी किताब में जो है इस आर्गूमेंट को रखा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी होना चाहिए और इसके राइटर को भी आप याद कर लीजिए, बेटी फ्राइडेन। ठीक है, ये सवाल भी आपसे आ सकता है, ये ए होगा। 13 नंबर बात करें, मैच करना है लिस्ट को आपको। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो देखिए लिस्ट 1 में क्या है, यहाँ पे किताबों का नाम दिया हुआ है, इस तरफ ऑथर का नाम। अब ये मान करके चले कि 10 सवाल जो है, मतलब 10 सवाल क्या 5 सवाल यानी 10 नंबर जो है आपको इससे आना है। ऐसे लगभग 5-6 सवाल तो आते ही हैं वुमेन्स स्टडीज़ में, ये सभी एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको किताब का नाम या फिर फेमिनिस्ट ऑथर का नाम और उनके जो मतलब वर्क्स हैं उसको आपको याद रखना है, कब किया गया और क्या उसका कंटेंट था। तो यदि ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, द वुमेन्स बाइबल, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, ये किताब का नाम है। तो इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ये आपको पूरी तरह से याद करना ही होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो जो पैट्रिसिया कॉलिंस हिल हैं, उन्होंने जो है वो ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट की राइटर हैं। इसका पब्लिकेशन जो है 1990 में हुआ है और इसका जो ऑप्शन सही है ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट का, ये लिखिए पैट्रिसिया कॉलिंस हिल। यानी इसमें आप एक चीज़ और याद रखना, जब आपसे इसमें इसी में एक सवाल छुपा हुआ है, इसमें से आ जाएगा कि विच ऑफ द फेमिनिस्ट ऑथर इज एसोसिएटेड विथ ब्लैक फेमिनिज्म। तो इसमें पैट्रिसिया कॉलिंस हिल होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने मन में भी सवाल क्रिएट करके इसको समझ सकते हैं। दूसरा जो है सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट का जो किताब है वो कैथरीन ने लिखा है, मैकनिन कैथरीन ने लिखा है और ये 2010 में लिखा है। ये बहुत पुरानी किताब नहीं है, 2010 की किताब है। तीसरा जो वुमेन्स बाइबल, ये जो है एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन ने लिखा है ये, और ये किताब जो है वो लिखा गया है 1895 में। यानी कि आप मान के चलिए कि ये 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी, मतलब शुरुआत होने से ठीक पहले यानी 19वीं सदी के अंतिम दशक में। तो उस समय मेरे ख्याल से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का ही दौर है। तो उसी समय जो है यह किताब लिखी गई है एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन के द्वारा, वुमेन्स बाइबल। एंड सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी की बात करें तो जो बच गए एन ओकले, इन्होंने यह किताब जो है लिखा है और ये 1972 की किताब है, 1972 की किताब है। बाकी आप इसमें ऑप्शन से मिला लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट आइडेंटिफाई, क्या अब स्टेटमेंट पढ़िए, एलाइनेशन एज द कॉन्सेप्ट दैट विल प्रोवाइड अस with a theoretical framework to accommodate main insight of Marxist, radical, psychoanalytic and even liberal feminist thought। यानी इन सब का एक संयोग, इन सब का एक गठजोड़। तो कौन फेमिनिस्ट हैं जो इन सब को मिला करके जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड की है, एलाइनेशन का कॉन्सेप्ट, तो उनका नाम है एलिसन जैगर। एलिसन जैगर इसमें कहीं पे है जी, एलिसन जैगर जो है ये इसका सही आंसर होगा। उन्होंने जो है अलाइनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट के तौर पे माना जाता है। किसको? एलिसन जैगर को जो है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट माना जाता है। और फेमिनिस्ट फिलोसफर हैं, अमेरिका के रहने वाली थी और उन्होंने जो है पहली बार इंटेलेक्ट हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस फेमिनिज्म अंडर फिलोसफी, यानी फिलोसफी के अंदर जो है फेमिनिज्म को पहली बार लाने का काम जो है इन्होंने किया है एलिसन जैगर ने। उसके अलावा जो है जैगर्स का अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है इनका अलाइनेशन का, वो आपको याद रखना है, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑफ द ड्यूअल मार्केट थ्योरी। अब कह रहा है कि ड्यूअल मार्केट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसमें से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी इन चारों को ड्यूअल मार्केट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से मैच कीजिए और फिर बताइए कि ये चार स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग खुद से मिलाइएगा। देखिए ड्यूअल मार्केट थ्योरी जो है उसका जो मूल तौर पे यदि कंसर्न की बात करें तो उन्होंने 3-4 पॉइंट में इसको समझ सकते हैं। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो है टू एम्प्लॉय वुमेन इन सेकेंडरी सेक्टर, पहला, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो है वो ऑप्शन नंबर ए, ये तो फिर सही होगा। दूसरा इनका जो है कहना था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी लेजिस्लेशन मेक्स द एम्प्लॉयर्स रेस्पेक्टिंग द लॉ वाइल रिजेक्टिंग वुमेन टू वर्क अंडर द फर्म्स, यानी दूसरा नंबर पे भी जो है यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो जेंडर डिस्पैरिटी की बात की है इन्होंने। जेंडर डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट is characterized by low skill level, low earning and secure entry। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सिक्योर एंट्री, इजी एंट्री टर्म इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है, तो ये तीनों भी सही है। चौथा नंबर जो है मोर वुमेन विल बी एम्प्लॉयड इंस्टीड ऑफ मेन वर्कर्स इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये जो है ड्यूअल मार्केट थ्योरी का पॉइंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो ए बी सी जहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट टैबुलेशन। टैबुलेशन इसमें पॉइंट दिया हुआ है, पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टेबल डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दूसरा टैबुलेशन इज यूज्ड फॉर इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड स्पेस। टैबुलेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग विथ clarity the objectives of the study and tabulation can be used for any type of data। तो tabulation क्या है सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर आप इसमें से इसको मैच करके आप ऑप्शन को मिला लीजिएगा। टैबुलेशन के बारे में कहा जाता है कि टैबुलेशन जो है, टैबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑल द कलेक्टेड डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट एंड टैबुलेशन इज आल्सो द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम के माध्यम से सिस्टमैटिकली आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो वो मेथड भी जो है टैबुलेशन मेथड कहलाएगा। एंड विथ टैबुलेशन इट बिकम्स ईजियर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी टैबुलेशन का प्रयोग करके जो है टाइम एंड स्पेस को ईजिली समझा जा सकता है। इट फर्दर असिस्ट इन अचीविंग क्लैरिटी अबाउट द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका प्रयोग जो है स्टडी को भी मतलब क्लैरिटी के साथ समझने में किया जाता है। तो देखिए इसमें आपने क्या देखा, टैबुलेशन यूज्ड फॉर इकोनॉमी टाइम स्पेस देख लिया, क्लैरिटी भी देख लिए, एनी टाइप ऑफ डेटा ये हो सकता है क्या, और पहला नंबर पे जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टेबल डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या ये पॉइंट सही होगा किसी भी एंगल से? मेरे ख्याल से तो ये पॉइंट सही किसी भी एंगल से नहीं होने चाहिए। मतलब टैबुलेशन ठीक है यार, लेकिन ये पॉइंट जो है यहाँ पर गलत है, ये इसका सही आंसर में नहीं आएगा। टैबुलेशन में यही दो चीज़ है, टाइम एंड स्पेस और क्लैरिटी के साथ आप ऑब्जेक्टिव्स को समझ सकते हो। और बाकी जो है किसी टैबुलेशन कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ डेटा, नहीं, एनी टाइप ऑफ डेटा कैसे हो सकता है, सबको रो कॉलम में नहीं ला सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टेबल डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इसका तो इससे लेना देना ही नहीं है। तो इसका आंसर जो है बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया फॉर्मली डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन to put its economy through a process of a structural adjustment and brought forth a comprehensive package of policy measures for that purpose। तो ये जो है कब इंडिया ने जो है फॉर्मली डिक्लेयर किया कि इकोनॉमी जो है, मतलब इंटेंशन टू पुट इट्स इकोनॉमी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड ब्राउट फोर्थ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी मेजर्स के लिए। तो ये मतलब इस उद्देश्य के साथ ये कब इन्होंने 17 में जो मतलब क्वेश्चन नंबर 17 जो है
यह 1991 में पहली बार लाया गया। आपको पता होगा कि 1991 में इंडिया का जो है इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके से चेंज हुआ था। एलपीजी सिस्टम लाया गया इकोनॉमी में, और उसके बाद से ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट कहा जा रहा है, ये स्टेटमेंट 1991 वाले जो है जो उस समय चीज़ें इकोनॉमिक्स में चेंजेज आई उससे जो है इसको समझा जा सकता है कनेक्ट करके। तो इसको 1991 1991 इसको याद रखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स क्रूड विथ रेट, है ना, क्रूड बर्थ रेट। तो इसमें क्या रहा, क्रूड बर्थ रेट क्या है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 5 years ऑफ एज पर 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पर ईयर, या अ नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज गैप ग्रुप पर ईयर, या फिर अ नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर, या फिर टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर इन द कंट्री। तो यदि क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो इसे क्रूड भी कहते हैं शॉर्ट में, बर्थ रेट। तो इसका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है इसमें जो है एज और सेक्स डिफरेंसेस, जो पॉपुलेशन में जो एज और सेक्स का डिफरेंसेस है वो इसमें नहीं होता है। यानी क्रूड बर्थ रेट में जो है एज और सेक्स इन दो एलिमेंट्स के आधार पे तय नहीं करेंगे, उसको नहीं लिया जाता है। तो देखिए पहला जो यदि बात कर रहे हैं एज और सेक्स वाला, जहाँ जहाँ पे बात हो रही है आप उस ऑप्शन को काट दीजिए। द क्रूड बर्थ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, यानी कि एक साल में कितना पॉपुलेशन हो रहा है वही है। तो इसमें देख लीजिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना। एंड क्रूड बर्थ रेट्स ऑफ मोर देन 30 पर 1000 आर कंसिडर्ड हाई, यानी यदि 30 से ज़्यादा है, मतलब पर 1000 में जो है 30 पर 1000 आर कंसिडर्ड हाई, एंड रेट्स ऑफ लेस देन 80% पर ईयर, यानी 80 पर ईयर, 80 मतलब 18 1000 इज लो। तो 1000 यानी 30 बटा यदि 1000 है 30/1000, तो ये क्या है, हाई है, और 18/1000 रेट है तो यह क्या है, लो है। 19 देखिए ह्यूज जेंडर इनइक्वालिटीज ब्रिंग डाउन इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर रैंकिंग एंड पुट इंडिया बिलो देयर नेबर्स लाइक श्रीलंका एंड चाइना, एंड वुमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज लो इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है। ह्यूज जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो है उसकी वजह से जो है इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है वो नेबर कंट्रीज़ की तुलना में थोड़ा नीचे है। तो ऑब्वियस सी बात, थोड़ा क्या बहुत नीचे सही है, और इसका रीज़न भी सही है क्योंकि वुमेन को जो है एजुकेशन का एक्सेस, हेल्थ का एक्सेस, न्यूट्रिशन का एक्सेस और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का एक्सेस जो है वो लो है, इस वजह से ही। तो ए और आर जो है वो दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसको ऑप्शन नंबर आप इस हिसाब से मेरे ख्याल से सी देख लीजिए, इसको सी रख लीजिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 के बाद इसको रोकेंगे, 20 में देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। तो जेंडर सोशलाइजेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। द प्रोसेस बाय विच the process by which males and females are informed about the norms and behaviors associated with their sex। दूसरा, masculinity and femininity are reinculcated, है ना, reinculcated in the behavior of boys and girls, and promoting androcentric social norms leading to oppression of women, रीइन्फोर्समेंट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यदि जेंडर सोशलाइजेशन की बात करें तो उसके 2-3 मूल पॉइंट होते हैं, जैसे रीइन्फोर्समेंट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप इन्होंने कहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये तो डी तो होगा ही। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर रीअनकलकेटेड इन द बिहेवियर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। and the process by which males and females are informed about norms and behaviors associated with their sex। तो ये पहला नंबर भी सही है, तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी सही है। तीसरा नंबर जो है प्रोमोटिंग एंड्रोसेंट्रिक सोशल नॉर्म्स लीडिंग टू ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ये कैसे होगा, ये जेंडर सोशलाइजेशन में तो होगा ही नहीं, मतलब
मेन, तो ऑपरेशन ऑफ मेन उसका सोशल नॉर्म्स का मतलब ये हिस्सा नहीं है जेंडर सोशलाइजेशन का। तो ऑप्शन नंबर जो है जिसमें ए होगा, बी होगा और डी होगा, तो ए बी डी जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको यहीं रखते हैं आज। इसमें जो है हम लोग 20 क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को इस चैनल से ज़रूर जोड़िएगा, उन्हें भी हमारी मदद पहुंच सके।